कल मेथड में आपका नेक्स्ट आता है पिल्स। पिल्स आपकी 3 टाइप की होती हैं, एक होती है कंबाइंड और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, देखिए ये कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों कंबाइंड होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों रिलीज करता है वो। एक होता है सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स यानी जिसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है, और एक आपका है सहेली जो एक नॉन स्टेरॉयडल ओरल पिल है, ठीक है, जिसको लखनऊ की CDRI ने डेवलप किया था, यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ ने इस जो है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को और बनाया था, CDRI लखनऊ ने, और ये स्पेशल टाइप की होती है, इनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी हाल फिलहाल ये जानिए कि जो आपकी पिल्स हैं ये 3 तरीके की हैं, यानी कि एक कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। कंबाइंड ओरल जो कॉन्ट्रासेप्टिव होती है ये आपका एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन ये दोनों रिलीज करती हैं, और ये सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करती है, ठीक है। तो COC को लेने का मतलब क्या होता है, COC को कैसे लिया जाता है ये देख लीजिए, ठीक है। जो आपकी कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं इनको लेना कैसे होता है कि आपको पहली बात तो बता दी कि करती क्या, जब आप इन पिल्स को खाएंगी, मतलब ये सिर्फ फीमेल्स इस्तेमाल करती हैं, पिल्स का इस्तेमाल सिर्फ फीमेल्स करती हैं, IUD का इस्तेमाल भी सिर्फ फीमेल्स ही करती हैं, ये भी याद रखिए जितने भी केमिकल मेथड है, इंजेक्शन, इम्प्लांट, पिल, इंट्राउटेरल, ये सब फीमेल ही इस्तेमाल करती हैं। तो IUD हम लोगों ने पढ़ लिया, IUD पहली बात तो रिवर्सिबल होता है, ये भी याद रखिएगा, IUD आपके रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। तो पिल्स में जो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है इसमें आप इसकी दवा को आपको खाना कैसे होता है, ये सिंपली आपकी टेबलेट्स होती हैं, इनको खाने का तरीका ये होता है कि जैसे फर्स्ट डे आप किसी का मेंस्ट्रुअल फ्लो आता है, ठीक है, फर्स्ट डे उसका मेंस्ट्रुअल फ्लो आता है, ये लगभग 5 दिन तक चलता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना कि कब मेंस्ट्रुअल फ्लो आता है, फीमेल को मेंस्ट्रुअल फ्लो जिस दिन मान लेते हैं कि आज आया, तो आज से 5वें दिन तक 5 दिन तक मेंस्ट्रुअल फ्लो चलता है, इस 5 दिन में ही किसी दिन एक दिन आपको स्टार्ट कर देना है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में ही किसी दिन आपको स्टार्ट कर देना है। इस दिन आपको एक टेबलेट डेली खाना है, एक दिन आपने इसी बीच में किसी दिन आपने स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट करके जैसे मान लेते हैं आपने यहाँ से स्टार्ट किया, अब ये स्टार्ट करते करते आपको एग्जैक्ट 21 डेज तक खाना है, ठीक, मतलब एक पिल आपको डेली खानी है, एक आपने इन बिटवीन मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको स्टार्ट करना है, और 21 दिन तक आपको कॉन्टिन्यूसली डेली एक टेबलेट खाना है, एक टेबलेट डेली खाना है 21 दिन तक। और 21 दिन के बाद आपको जो 21 दिन के बाद आपको जो नेक्स्ट 7 डेज हैं, इस बीच में आपको नहीं खाना है, यानी इस बीच में आपको गैप क्रिएट करना है, 1 से 21 दिन तक खाना है, 21 दिन के बाद आपको लगातार 7 दिन तक नहीं खाना है, और 7 दिन के बाद फिर आपको स्टार्ट कर देना है और 21 दिन तक खाना है, फिर 7 दिन आपको नहीं खाना है, फिर 21 दिन खाना है। और जिस दिन आपको स्टार्ट करना है वो दिन क्या होगा, मेंस्ट्रुअल फ्लो को आपको चेक करना है, किस दिन मेंस्ट्रुअल फ्लो आ रहा है, उस दिन से जितने दिन तक आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो रहना है, यानी 1 से 5 दिन तक, इसी दिन किसी दिन स्टार्ट कर दीजिए, और फिर 21 दिन तक खाइए, फिर 7 डेज का गैप, फिर 21 दिन खाइए, फिर 7 डेज का गैप, इस तरीके से ये इस्तेमाल करना होता है। तो और कंबाइंड जो COC होती है, यानी कंबाइंड COC वो होती है जिन टेबलेट्स को अगर आप खाएंगे तो ये आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों का लेवल बढ़ा देंगी और कॉन्टिन्यूसली जो है मेंटेन रखेंगी। दिस पिल्स कंटेन्स बोथ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इन कंबाइंड, दे आर टेकन ओरली बाई कॉन्टिन्यूसली 21 डे एंड देन आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डे। अब ठीक है, अब होता क्या है कि इस तरह से होगा क्या, अब आपकी बॉडी में लगातार एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल मेंटेन रहेगा, यानी कि एक लेवल हमेशा बना रहेगा। अब होगा का यही वही कहानी मेंस्ट्रुअल साइकिल में, मेंस्ट्रुअल जो पूरी साइकिल होती है जो 28 डेज़ की, इसमें आपको हर एक समय एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है एक जैसा नहीं चाहिए। प्रोजेस्टेरॉन आपको बाद में चाहिए होता है जब ओवम रिलीज हो जाता है। अब ये आपकी बॉडी में 28वें दिन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बना रहेगा। आपको एस्ट्रोजन का लेवल हाई कब चाहिए, जब फॉलिकल ज़्यादा डेवलप करने लगती है तब एस्ट्रोजन ज़्यादा बनता है। एस्ट्रोजन को अगर आप शुरू में ज़्यादा बनाने लगोगे तो एस्ट्रोजन क्या करेगा, एस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक देगा, और नेगेटिव फीडबैक देके FSH और LH को कम कर देगा। यानी एस्ट्रोजन अगर बॉडी में, एस्ट्रोजन का काम ये भी तो होता है कि जब वो ज़्यादा रिलीज होता है तो नेगेटिव फीडबैक देके LH और FSH को कम कर देता है। LH FSH ही क्या करते हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स को मैच्योर करते हैं। अब अगर आपने एस्ट्रोजन को शुरू में ही यानी कि 2800 दिन लगातार एक सेम रखा, तो साइकिल की स्टार्टिंग में ही एस्ट्रोजन लेवल को हाई रखोगे तो हाई एस्ट्रोजन लेवल क्या करेगा, LH और FSH को रिड्यूस कर देगा, जिससे ओव्यूलेशन नहीं होगा, तो ओव्यूलेशन को अब प्रिवेंट कर देगा। यानी अगर आप लगातार एस्ट्रोजन का लेवल मेंटेन रहा तो एस्ट्रोजन को वो क्या कर देगा, वो ओव्यूलेशन को प्रिवेंट कर देगा। अब अगर जो है LH FSH नहीं निकला, ओव्यूलेशन प्रिवेंट हो गया,
ओव्यूलेशन नहीं हुई, ठीक है, तो इससे समस्या क्या होगी, आपका जो प्रोजेस्टेरॉन होगा वो भी नहीं ठीक ठाक बन पाएगा। अब प्रोजेस्टेरॉन को कब बनना चाहिए था, जब ओव्यूलेशन हो जाना चाहिए। ओव्यूलेशन आपका जो है वो लेट, मतलब जो है ठीक समय पर नहीं हो रहा है, और प्रोजेस्टेरॉन आप तब भी दे रखे हैं, तो प्रोजेस्टेरॉन आपने शुरू में ही दे दिया, तो जो ओवम जो आपका यूट्रस की लाइनिंग है वो डेवलप नहीं होने पाई, क्योंकि यूट्रस की लाइनिंग जब डेवलप हो जाती है तो उसको मेंटेन करने का काम करता है प्रोजेस्टेरॉन। अब प्रोजेस्टेरॉन आपकी बॉडी में पहले से ही है, अब वो क्या करेगा, जो आपकी यूट्रस की लाइनिंग है वो जहाँ जितनी डेवलप थी उतने पर ही रोक देगा, यानी उसको डेवलप ही नहीं होने देगा। एस्ट्रोजन का काम है डेवलप करना, प्रोजेस्टेरॉन का काम है मेंटेन रखना। अब एस्ट्रोजन एफएसएच और एलएचए रिलीज नहीं होने दे रहा है, और डेवलपमेंट तो कर ही रहा है, लेकिन उस डेवलपमेंट को रोक रहा है कौन, प्रोजेस्टेरॉन। तो ये सब जो है पूरी तरीके से क्या होता है, एक अनयूजुअल टाइमिंग पर अनयूजुअल तरीके से पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल को ये डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि आपकी बॉडी में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल वो डिस्टर्ब होने की वजह से आपका यूट्रस की लाइनिंग मेंटेन नहीं हो पाती, जिससे होता क्या है, जो है इम्प्लांटेशन आपका डिस्टर्ब हो जाता है। यानी अनयूजुअल लेवल ऑफ एस्ट्रोजन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन एंड अनयूजुअल लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन मेक्स यूट्रस हॉस्टाइल, जिससे आपका जो यूट्रस होता है ये अनसूटेबल हो जाता है, अंडर डेवलप हो जाता है, और जो सर्वाइकल म्यूकस होता है वो ठीक हो जाता है, जिसकी वजह से जो है फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन दोनों ही मुश्किल हो जाता है। तो सीओसी पिल्स जो है वो इस तरीके से इस्तेमाल करती है, याद रखिएगा किस तरह से इस्तेमाल करती हैं, और काम क्या होता है बेसिकली जान लीजिए कि जो एस्ट्रोजन का काम है यहाँ पर, अगर पिल्स के द्वारा जो एस्ट्रोजन करती है वो ओव्यूलेशन को प्रिवेंट कर देती है, और जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो आपकी यूट्रस की लाइनिंग को हॉस्टाइल कर देता है और सर्विक्स को थिक कर देता है। अभी आप यहाँ के लिए इतना ही जान लो। आपका जो पीयूपी है यानी प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल, यानी जो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, इसका काम, प्रोजेस्टेरॉन का काम सीधा है कि अगर आपकी बॉडी में ओव्यूलेशन से पहले ही आ गया तो ये क्या करेगा, ये यूट्रस की लाइनिंग को जो जितनी है वहीं पर रोक देगा, इससे आपकी यूट्रस लाइनिंग कमजोर हो जाएगी, और सर्विक्स की जो म्यूकस होता है उसको थिक कर देगा, यानी सर्विक्स को ब्लॉक कर देगा तो इस पर ऊपर नहीं आने पाएगा। तो प्रोजेस्टेरॉन कुछ ऐसी पिल्स भी होती है जिनको आप खाए तो सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन ही निकलेगा। प्रोजेस्टेरॉन अगर आपकी बॉडी में 28 दिन मेंटेन रहते हैं तब भी जो है वो कॉन्ट्रास्ट उसमें इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम होगी। तो इसी वजह से कुछ पिल्स ऐसी होती है जो सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन का, जिसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होते हैं, कुछ कंबाइंड होती है जो पहले बताया अभी प्रोजेस्टेरॉन में। इसमें हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन करती क्या है, नॉट रिक्वायर्ड मेक्स द यूट्रस हॉस्टाइल, जब रिक्वायर्ड नहीं है प्रोजेस्टेरॉन की तब आप इसको अगर मेंटेन, तो ये दवा क्या करती है आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को हाई कर देती है। हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन 28 दिन रहेगा तो ये आपकी जो यूट्रस को भी अनफिट बना देगा, जिससे आपकी जो है इम्प्लांटेशन में डिफिकल्टी आएगी। तो ये आपका पीओपी का मैटर हो गया। सहेली जो है ये एक, इट इज़ अ नॉन स्टेरॉयडल, याद रखिएगा एक नॉन स्टेरॉयडल आपका पिल है। नॉन स्टेरॉयडल क्या होता है, स्टेरॉयडल जो हार्मोन्स होते हैं इनके स्टेरॉयडल जो केमिकल्स होते हैं इन बॉडी में जिस काम के लिए यूज़ होते हैं वो काम तो करते हैं, साथ में बॉडी के बहुत सारी फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर देते हैं, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो सहेली के साइड इफेक्ट बहुत कम है इसलिए, क्योंकि ये एक नॉन स्टेरॉयडल है, ठीक है, इट इज़ अ नॉन स्टेरॉयडल। इस शब्द को जरूर लिखिएगा स्टेरॉयड, जब भी आपको सहेली के बारे में पूछा जाएगा, सहेली पिल्स के बारे में। ये एक नॉन स्टेरॉयडल पिल है। वंस अ वीक आपको इसको 2821 दिन वाली जो कहानी थी उसमें वो काम नहीं करना है, इसको सिर्फ हफ्ते में एक दिन खाना है। एक हफ्ते में सिर्फ आपको एक दिन खाना है, एक दिन खाना है, फिर एक हफ्ते बाद फिर एक हफ्ते बाद एक हफ्ते में सिर्फ आपको एक बार खाना है, ठीक है। इसको डेवलप किसने किया था, CDRI लखनऊ ने। इट इज़ टू बी टेकन ओनली वंस अ वीक, इट कंटेन्स केमिकल सेंटक्रोमन, इसमें केमिकल होता है सेंटक्रोमन। इस सेंटक्रोमन का जो फंक्शन होता है वो होता है क्या, इट इज़ अ एंटी एस्ट्रोजन, ये बॉडी में एस्ट्रोजन को बनने ही नहीं देता है, यानी एस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ने नहीं देगा। अब एस्ट्रोजन अगर बॉडी में बिल्कुल नहीं बनेगा तो यूट्रस की लाइनिंग डेवलप नहीं होगी, यूट्रस की लाइनिंग डेवलप नहीं होगी तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा। तो देखिए होता क्या है, यही हार्मोन्स जो आपके प्रेगनेंसी हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है, इनको अगर आप बॉडी में लगातार कांस्टेंट रेट से मेंटेन रखोगे तब भी प्रेगनेंसी नहीं होगी, और अगर रिलीज नहीं होंगे तभी प्रेगनेंसी नहीं होगी। और प्रेगनेंसी कब होगी, जब ये अपने यूजुअल टाइम पर, यानी कब इनको ज़्यादा कम होना है बॉडी उसको अपने हिसाब से रिलीज करेगी तब प्रेगनेंसी होगी। तो इसी का इस्तेमाल लोग करते हैं इस पिल्स में। पिल्स जब आप खाते हैं तो आप प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों का लेवल लगातार मेंटेन रखते हो, जिससे प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। और सहेली का काम क्या होता है कि आपकी बॉडी में सेंटक्रोमन केमिकल रिलीज करती जो एक एंटी एस्ट्रोजन, ये एस्ट्रोजन को बनने ही नहीं देगा, ठीक है। और ये एक एंटी स्टेरॉयडल है, इसको CDRI लखनऊ में डेवलप किया गया था। इसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं और इसका इफेक्टिवनेस काफ़ी हाई है। आपका जो इम्प्लांट्स हैं, इम्प्लांट्स क्या होते हैं, दीज आर दी मेटेलिक स्टिक्स। ये कुछ ऐसे मेटेलिक स्टिक्स होती हैं, देखिए ये ऐसे मेटेलिक स्टिक होती हैं। इसको जो फीमेल होती है भी फीमेल में ही इस्तेमाल होता है। फीमेल की स्किन के अंदर, जैसे आपके ये देखिए बुक में दिया हुआ है फिगर, ये जो फिगर दिया हुआ है, ठीक है,
इस तरह की स्टिक होती हैं, इसको फीमेल का जो, जैसे फीमेल की कोई किसी बॉडी में कहीं भी उसकी स्किन के अंदर इसको इम्प्लांट कर देते हैं ऐसे। अब इसके पास क्या होता है, इस स्टिक में भी खास बात ये होती है कि जो ये जो स्टिक्स होती है इसमें भी ये भी क्या करते हैं, ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करने वाली स्टिक्स होती हैं, ये भी प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन को रिलीज करती हैं। कुछ प्रोजेस्टेरॉन ही रिलीज करती हैं, कुछ एस्ट्रोजन भी रिलीज करती हैं। तो ये कुछ ऐसी कि आपको ओरल पिल्स नहीं खानी है, आपको क्या करेंगे, कोई स्टिक, कोई मेटेलिक स्टिक जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करने की क्षमता हो, उसको ही आपकी बॉडी में इंप्लांट कर देंगे। मतलब लगातार वो आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज क्या करेगा। तो यहाँ आपको दवा नहीं खानी, यहाँ पर एक बॉडी में एक ऐसा जो एक मेटल इंप्लांट कर देगा जो कॉन्टिन्यूसली आपकी बॉडी में क्या करता रहेगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बनाता रहेगा। वो काम कैसे करेगा, जिस तरह पिल्स काम करती थी, ये भी आपको क्या करेगा, आपकी जो हार्मोनल साइकिल उसको डिस्टर्ब करेगा और उसको फर्टिलाइजेशन या इम्प्लांटेशन को रोकेगा। इंजेक्शंस भी वही काम करते हैं। सिमिलर वे में जो इंजेक्शंस होते हैं प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के इंजेक्शंस बॉडी में देता है, जिससे होता क्या है कि काफ़ी लंबे समय तक आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई बना रहता है। ये इम्प्लांट्स और इंजेक्शन ये दोनों क्या करते हैं, ये आपको आपकी बॉडी में लगातार एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को लगातार आपकी बॉडी में बनाए रखते हैं। और आपको लगातार हमको नहीं चाहिए होता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, नहीं तो प्रेगनेंसी तब भी नहीं हो पाएगी। ये दोनों काम यही करते हैं, इंप्लांटेशन यानी कोई मेटलिक स्ट्रिप इंप्लांट कर देना जो रिलीज क्या करती है, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन, या किसी इंजेक्शन जैसे आपको हफ्ते में एक इंजेक्शन दे दिया गया, अब वो लगातार 7 दिनों तक आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन मेंटेन की है, फिर 1 हफ्ते बाद दे दिया गया। इस तरीके से जो है इंजेक्शंस भी आप लगवा सकते हैं, इंप्लांट्स भी कोई लगवा सकते हैं, और आप पिल्स भी खा सकते हैं जिस तरह से दिएगा। क्लियर। अब कुछ सर्जिकल मेथड पे आने से पहले इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की बात कर लो। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होती हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपने कभी क्या हुआ, किसी ने कोई भी बैरियर मेथड इस्तेमाल नहीं किया, सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय आप किसी ने कॉन्डम इस्तेमाल नहीं किया, या किस आईओडी भी नहीं पड़ा हुआ है, मतलब किसी ने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं लिया है और सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया। अब सेक्सुअल इंटरकोर्स अचानक हो गया, किसी भी वजह से हो सकता है रेप हुआ हो, या हो सकता है कि वो कोई किसी कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स से हुआ हो। आप फीमेल को लगा कि जो है मतलब वो प्रेग्नेंट हो सकती है, इंटरकोर्स हो जाने के बाद क्या होता है, तो उसमें कुछ ऐसी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती है जिसको आप यूज़ करें विदिन 72 आवर ऑफ कोइटस, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के 72 घंटे के अंदर अंदर अगर आप वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव ले लेती हैं तो आप उससे जो है प्रेगनेंसी होल्ड हो सकती है, यानी कि टर्मिनेट हो सकती है। वो क्या होते हैं, जैसे जो आपने एक एड देखा होगा अनवांटेड 72, वो दवा होती है, इस टैबलेट को अगर आप खा लेंगे तो आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को बहुत हाई कर देगी। अब अगर बहुत हाई कर देगी तो हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन आपकी बॉडी में ये क्या करेगा, आपकी जो ओव्यूलेशन की जो ओव्यूलेशन का जो स्टेज है, उस ओव्यूलेशन का जो मतलब ओव्यूलेशन होना, इम्प्लांटेशन होने की जो प्रक्रिया है, इसको डिस्टर्ब कर देगा। ठीक है, तो ये होते हैं कुछ ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरॉन पिल्स आती हैं या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कंबाइंड पिल्स आती हैं, जो आप 72 घंटे के अंदर अंदर अगर आपने यूज़ कर लिया, खा लिया, तो जितना जल्दी आप इस्तेमाल करोगे, जितना जल्दी 72 घंटा मैक्सिमम टाइम, अगर 24 घंटे के अंदर आपने यूज़ कर लिया, 48 घंटे या 72 घंटे, जितना जल्दी यूज़ करोगे उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। यानी कोइटस हो जाने के बाद, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाने के बाद विदिन 72 आवर्स अगर आपने ये जो पिल्स हैं वो आपने ले ली, तो ये हाई लेवल हार्मोन की प्रेजेंस में आपकी बॉडी में ये इम्प्लांट नहीं, अगर इम्प्लांटेशन फर्टिलाइजेशन तो हो चुकी होगी, आपको लगा कि फर्टिलाइजेशन हो गया है, ठीक है, लेकिन आपको इम्प्लांट नहीं होने देगा। ठीक है, ऐसे कुछ आईओडी भी होता है, अगर 72 के अंदर अंदर बॉडी में आईओडी डला ली, आईओडी पड़ गई, यानी हार्मोनल आईओडी अगर बॉडी में डाल दी गई, तो हार्मोनल आईओडी भी वही हार्मोन रिलीज करेगी और जो है इम्प्लांटेशन में इम्प्लांटेशन जो है टर्मिनेट कर देगी। तो ये कुछ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं। अब एक लास्ट टॉपिक है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड या स्टरलाइजेशन मेथड, ये आपने पढ़ाई होगा। सर्जिकल या स्टरलाइजेशन मेथड वो होते हैं जैसे जो मैरिज, जो कुछ कपल्स ऐसे हैं जिनके 1 बच्चे या 2 बच्चे हो गए और वो अब नहीं चाहते कि भविष्य में बच्चे हों, तो उनके लिए मेथड होता है, ये परमानेंट मेथड होता है भाई, ये रिवर्सिबल नहीं होता। यानी अगर ये मेथड एक बार हो गया तो जल्दी ये रिवर्स नहीं होता, यानी कि फिर जो है आप दोबारा चाहो कि हम अगर कपल चाहे कि जो है उनके बच्चे हो सके तो मुश्किल हो जाता है। इसमें वो करते क्या है, हम लोग सेक्सुअल जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है उसको डिस्टर्ब करते हैं, जिसको आपने पढ़ा होगा वैसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी में हमारा काम सीधा सा होता है जो वास डिफरेंस जो कि स्पर्म को लेकर आती है, यानी जो टेस्टिस में स्पर्म बनता है वो कहाँ से जाता है, वास डिफरेंस से, उसको कट करके बांध देना होता है। ठीक है, और ट्यूबेक्टॉमी में होता है कि फैलोपियन ट्यूब को आप आगे से बांध दो जिससे जो है स्पर्म अंदर न जा पाए। तो इसका एक फिगर आपको दिखा दें, ये जो एनसीईआरटी में दिया गया है, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ये टेस्टिस, ये इपिडिडाइमिस यहाँ से वास डिफरेंस ले आ रही है, अब ये इसको कट करके यहाँ से बांध दिया जाता है। अब क्या होगा, सीमन तो आपका बनेगा, क्योंकि 90% जो सीमन होता है उसमें उस सीमन में 90% क्या होता है, सेमिनल जो वेसिकल्स होते हैं इनका फ्लूइड, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की फ्लूइड 90% सीमन का फॉर्मेशन करते हैं, बाकी 10% उसमें क्या होता है, स्पर्म यहाँ से बनकर आता है। तो सीमन तो बनेगा, आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनेगा क्योंकि ब्लड में ऑब्जर्व होता है, तो आपकी बॉडी में सब कुछ होगा, यानी कि सेक्सुअल डिजायर होगा और सीमन भी निकलेगा, लेकिन उस सीमन में स्पर्म नहीं होगा,
उसमें सिर्फ सेमिनल प्लाज्मा, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोइलोथेरल ग्लैंड के जो सिक्रीशन से वही होंगे, स्पर्म नहीं होगी, क्योंकि स्पर्म वाली जो ले जाने वाली जो डक्ट है उसको काट के बांध दिया जाता है दोनों तरफ से। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग ट्यूबेक्टॉमी। ठीक, सॉरी वैसेक्टॉमी बोलते हैं, जो मेल्स में होता है। और जो ट्यूबेक्टॉमी होता है फीमेल्स में होता है। फीमेल्स में हम लोग ये यूट्रस के जस्ट करीब, यानी कि यहाँ पर, ये इधर ओवरी के नज़दीक, यहाँ पर नहीं, एम्पुला के नज़दीक नहीं, यूट्रस के करीब में ही इसको कट करके यहाँ से बांध लाइगेट कर दिया जाता है, कट एंड लाइगेटेड बांध दिया जाता है। जिससे होता क्या है, इसमें भी क्या होता है, इसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा, क्योंकि ओवरीज से जो हार्मोन्स निकल रहे हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल कंट्रोल कर रहे हैं। बस होगा क्या कि जो ओवा होगा वो भी रिलीज होगा, यहाँ पर आएगा, और लेकिन स्पर्म यहाँ तक जा नहीं सकता है फर्टिलाइजेशन के लिए, क्योंकि ये जो बैरियर है ये बीच में क्या कर दिया गया, इसको ब्लॉक कर दिया गया। तो इसमें भी कोई साइकिल डिस्टर्ब नहीं होती है। इसमें इंसान ऐसा नहीं होता कि उसके अंदर बॉडी में जो है वो गैमेट्स नहीं बनते, गैमेट्स बनते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन इस फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। ओवम यहाँ से क्या होगा, डेड होगा, यहीं से ऑब्जर्व हो जाएगा। इसमें भी याद रखिएगा, स्पर्म बनेगा लेकिन ऊपर नहीं आ पाएगा। तो होगा क्या, स्पर्म यहीं पर इसी पाइप के अंदर रह जाएगा। अब यहाँ से इपिडेर्मिस के बीच में क्या होगा, स्पर्म यहाँ पर डेड हो जाएगा, और डेड होने के बाद वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी उसको ब्रेकआउट करके उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ये भी याद रखिएगा कि ये मत सोचिए कि पाइप के अंदर जाएगा नहीं तो सड़ जाएगा, खराब होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। कि यहाँ बनेगा, अब यहाँ से रिलीज नहीं हो पाएगा, तो इस फ्लूइड में, इसी पाइप के अंदर, इपिडेर्मिस में, इस पूरी पाइप में वो फिर क्या होगा, वो काफ़ी न्यूट्रिटिव होता है और बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, यूज्ड अप कर लेगी। ठीक है, ये आपका होता है वैसेक्टॉमी यानी मेल्स में, और ट्यूबेक्टॉमी आपकी फीमेल्स में। इसमें फैलोपियन ट्यूब कट करके बांध दिया जाता है, और इसमें आपका जो वास्ट डिफरेंस है इसको कट करके बांध दिया जाता है, जिससे जो गैमेट है वो आपस में मिलने ना पाए। इसमें क्या होगा, स्पर्म निकलेगा ही नहीं। इसमें क्या होगा, अगर फीमेल ने ट्यूबेक्टॉमी कराई है तो इंटरकोर्स होगा, स्पर्म यहाँ तक जाएगा और यहाँ से ऊपर जा ही नहीं पाएगा, तभी आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ये सब आपके तरीके जो हैं वो, ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अब इसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में, एसटीडीज और एमटीपीज की। ओके, थैंक यू।